या और प्लस आर। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि दोनों ही शब्द सार्थक होते हैं। संधि में दोनों शब्द सार्थक होते हैं और इसका पहले पद का आखिरी स्वर वहां पे आ है और दूसरे पद का पहला स्वर, इन दोनों को जोड़ा जाता है। लेकिन समास में दो शब्द हो, यहाँ भी दो शब्द होते हैं, समास में भी दो शब्द होते हैं, लेकिन समास को जोड़ने के लिए बीच के जो चिन्ह होते हैं उनको गायब करना पड़ता है, यहाँ के पर दोनों को जोड़ना पड़ता है, इतना फर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि अ और आ, इनको अगर हमने जोड़ा इनका जो दीर्घ रूप, इनका जो रूप होगा वो होगा बड़ा आ, यानी दीर्घ स्वर। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी बड़ा है, यहाँ पे तो पहले से दीर्घ स्वर है तो दीर्घ तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दीर्घ है वो इस शब्द के आधार पर है। अगर यहाँ पर छोटा आ होता, दीर्घ ना होता, तब भी दीर्घ ही बनेगा, जैसे कि विद्यार्थी। विद्यार्थी, हाँ ये सही है, विद्यार्थी, जैसे हमने लिया विद्या प्लस और अब यहाँ पर पहले पद में बड़ा आ है और दूसरे पद में छोटा आ है, यानी दोनों तरफ समान तो है। इसमें एक ही शर्त है कि दोनों तरफ समान स्वर होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन समान इधर आ है तो इधर भी आ ही होना चाहिए। ये दीर्घ स्वर की एक शर्त है। अगर ई है तो ई हो, ऊ है तो ऊ हो, ये तीन स्वर होते हैं अ ई ऊ, इन्हीं तीनों का ही मेल होता है दीर्घ संधि में। ठीक है, और एक और होता है री, ऋषि वाला री, ऋषि वाला री भी इसमें होता है, उसमें भी दोनों तरफ री होना चाहिए और उसको जब जोड़ते हैं तो बड़ी री बन जाती है। अब यहाँ पे जैसे ये दीर्घ आ है, यहाँ पे ह्रस्व आ है, लेकिन दोनों को जब जोड़ा तो आ ही बना। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अब इसको जब जोड़ेंगे तो विद्यार्थी, विद्यार्थी इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई, सबको नजर आ रहा है? क्लियर हो गया? ओके, अब हम देखते हैं इसको क्लियर भी करना है। अब ये तो हो गया आ वाला उदाहरण, अब ई वाला उदाहरण ले लेते हैं। कोई उदाहरण दे? ई वाला कवींद्र, हमने एक उदाहरण लिया ई वाला कवींद्र, तो कवि प्लस इंद्र, है ना। अब यहाँ पे दोनों तरफ छोटी ई है, छोटी जो छोटा स्वर होता है उसको क्या बोलते हैं? जो छोटा स्वर होता है, हाँ, हर्ष नहीं होता, उसको बोलते हैं री, री, ऋषि वाला री होता है ना, रिस, क्या होता है? रिस, क्या होता है? रिस, रिस, क्या बोलते हैं? रिस, हाँ, अब सही बोला। तो ये रिस स्वर है दोनों तरफ, फिर भी ये भी ई है और इधर भी ई है। अब इन दोनों के मिलने से ये बड़ी ई दीर्घ स्वर ही बना, दीर्घ स्वर ही बना, दोनों तरफ समान स्वर होना चाहिए, ई अ या फिर ऊ, है ना। तो इनका जो स्वर बना, तो जो शब्द बना वो क्या बनेगा? वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा बन लग जाएगी, कवींद्र। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लग गई। अब ये तो हो गया ई का उदाहरण। अब ऊ वाला उदाहरण लेते हैं, जैसे कि वधूत्सव, जैसे कि हमने लिया वधूत्सव, ये क्या हुआ? वधूत्सव हमने लिया, पकड़िए हाथ दो,
सबसे एक बार हाथ दुखने लगे मेरी भी तो हाथ दुखने हमने लगे ऊ का उदाहरण देखना है खड़े हो गए मधु मधु प्लस उत्सव ठीक है ना मधु प्लस उत्सव आ रहा है तो यहाँ पे क्या है एक तरफ बड़ा ऊ यानी दीर्घ स्वर है और एक तरफ ह्रस्व स्वर है लेकिन है दोनों तरफ ऊ दोनों तरफ समान स्वर है ये शर्त दीर्घ संधि की होती है और यहाँ पे पहले पद में बड़ा ऊ है यानी दीर्घ स्वर है और दूसरी तरफ ह्रस्व है लेकिन इन दोनों को जो जोड़ेंगे तब दीर्घ स्वर ही होगा ये ठीक है अब इसको जब हमने शब्द को मिलाया तो बना सब और धू सब ये शब्द बना ठीक है क्लियर हो गया अगर ये समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं नहीं कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा आपको ये पहले से आता था नहीं आता था तो यानी ये रिवीजन हो गया आपका पढ़ा तो हुआ है लेकिन रिवाइज हो गया अब यहाँ पे एक फ्री वाला उदाहरण भी दे देते हैं फिक्स ग्रिड फ्री वाला भी होता है ना दीर्घ शब्द में तो फिक्स ग्रिड की एक उदाहरण देख लेते हैं एक उदाहरण लिया हमने फिक्स ग्रिड दोनों तरफ री आया है दीर्घ संधि की शर्त ही यही है दोनों तरफ समान स्वर होना चाहिए है ना तो ये री है इधर भी री है और इधर भी री है लेकिन इसका दीर्घ कैसे होगा दीर्घ री कैसे लिखते हैं ऐसे ये जो ये है ना इसको और डबल कर देते हैं अब जब लिखेंगे तब हम इस तरह से लिखेंगे इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रिड ऐसे ठीक है ग्रिड जो है ये डबल हो जाएगा क्लियर है बेटा अब दीर्घ संधि हमारी कंप्लीट हो गई तो अब हम देखेंगे गुण संधि में तीन तरह से मेल होता है जो दो पद होते हैं उसमें अलग अलग स्वर होते हैं और जो तीसरा रूप बनता है वो तीसरा स्वर बनता है ठीक है गुण संधि गुण संधि में थोड़ा सा अलग होता है यही स्वर होते हैं अ ई उ ही होते हैं और री होता है अ ई उ और री लेकिन यहाँ दीर्घ संधि में दोनों तरफ समान स्वर होते हैं यहाँ पर समान स्वर नहीं होते अब यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं गुण संधि के माध्यम से संयुक्त वर्ण का पता चलेगा कि संयुक्त स्वर भी होते हैं वो कौन से अब जैसे सूर्योदय शब्द हमने लिया सूर्य और उदय है ना सूर्य और उदय इधर है और इधर आया है उ दोनों तरफ अलग अलग आया अ और उ दोनों अलग है ना लेकिन दोनों को मिलाकर एक तीसरा स्वर बनेगा वो है ओ अब जो ओ है इसे हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं ओ अपने आप में अकेला नहीं
वर्षा और ऋतु। क्या वर्षा ऋतु। अब यहाँ पे आ है और इधर वी है। और एक चीज और बता दूं कि गुण संधि में पहले पद में अ ही होना चाहिए। पहले पद में अ ही हो, और दीर्घ हो या ह्रस्व हो, लेकिन आ होना चाहिए। और उसके साथ वाले दूसरे पद में अगर ओ है, अगर ऊ है तो ओ बन गया, अगर ई है तो ए बन गया, और अगर वी है तो अर बन गया। अगर वी है तो अर बन जाता है। इसके यहाँ पर आया है आ, दीर्घ आ, और इधर आया है वी, है ना। तो इन दोनों के मिलने से बना अर। और यहाँ पे र में हल है। हल का मतलब पता क्या होता है? आधा रा है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, तो अर बना। अब इसका मिलने से फिर शब्द क्या बनेगा, ये कभी सोचा है? अगर ये अर बना है तो शब्द क्या बनेगा? वर्षर्तु। अर की साउंड आनी चाहिए, वर्षर्तु, ऐसे। वर्ष, एक तो वर्ष ये हो गया, और अर ये हो गया, वर्षर्तु, ये वाला शब्द है वर्षर्तु। इसी तरह से जितने भी महर्षि, देवर्षि, तो उनमें जब जोड़कर बोलते तो अर्थ की साउंड आती है। देवर्षि, महर्षि, वर्षर्तु, ये रोडक है। तो ऋतु वाले, दीर्घ वाले जितने भी शब्द हैं उनको आप एक लिस्ट बनाओ और मुझे इनके स्वर संधि करके बताओ। लिखो जरा, महर्षि लिखो, फटाफट करके दिखाओ। ये आपको मैंने कागज दे दिया है, अब बाकी शब्द आप बनाओ। महर्षि, देवर्षि, और ये वर्षा ऋतु है। पर ये दोनों अगर आपने फॉर्म कर दिए इसका मतलब आपको दो संधि समझ में आ गई। ऋषि वाले शब्द कैसे क्यों आप फॉर्म कर सकते हैं। महर्षि ये शब्द है, इसको आप जब जोड़ेंगे तब महर्षि बनेगा। अब महर्षि कैसे बनेगा ये आप बताओ मुझे। ठीक है, ओके, जल्दी से इसको सॉल्व करो। मटका में ले लो, प्रिंट से मटका ले लो। लेकिन ये कैसे बनाएंगे? ले ओके, यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया है कि गुण संधि कैसे बनानी है। ये ऋषि पूरा यहाँ पे देखो पूरा शब्द
अब यहाँ अ है, यहाँ हमने लिया इसका अ ले लिया और इसका ये ए है। अ और ए मिलकर बड़ा ए बन गया। ये बड़ा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए। जब हम इसको जोड़ेंगे तब ए, क्योंकि बड़ी ए है इसलिए ए को बाइंड करेंगे। एक है यानी अ, पहले पद में अ की स्वर आना चाहिए और दूसरे पद में अगर ए है तो बड़ी ए बन गया, अगर ओ है तो बड़ा ओ बन गया। जल, दस, ओद। जल ओद है, यहाँ पे ओ आया है, जब अ है और इधर ओ है तो इसको जब संधि करेंगे तो बड़ा ओ बन जाएगा। जलो मात्रा की वृद्धि हो गई, ये जलो। जलो ठीक है, क्लियर है? अब और उदाहरण की जरूरत नहीं है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं यण संधि पर। यण संधि और अयागी संधि दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अयागी संधि में य बनता है और व बनता है, और यण संधि में भी य और व बनता है, लेकिन यण संधि में य या व से पहले आधा अक्षर आता है। लिख लो बेटा, यही पहचान होती है यण संधि की और अयागी संधि में। यण संधि में य या व से पहले हमेशा कोई आधा व्यंजन आता है, आधा यानी जिससे स्वर नहीं है, आधा व्यंजन आता है य या व से पहले। लेकिन अयागी संधि में य और व बनता है, लेकिन इनसे पहले पूरा व्यंजन आता है, आधा नहीं आता। यण संधि में य या व